नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में। मैं आपका मित्र आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फिजिक्स पार्ट 24 के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। और इसके पहले मैंने जितनी भी सीरीज़ कराई है, आप उसको जाएं और उसको एक बार जाके गो थ्रू करें, जिससे कि आपका कंप्लीट फिजिक्स रिवाइज हो सके। उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट पे जाके आराम से देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं आपको करा रहा हूँ और साथ ही साथ बीच बीच में मैं टॉपिक्स को भी पढ़ाते जा रहा हूँ। अभी तक मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट को समाप्त किया है। उसके बाद मैंने एक छोटा सा टॉपिक उठाया है, ग्रेविटेशन। दोस्तों, उस टॉपिक को भी जाके आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं 5 बिंदुओं पर मैंने परिचर्चा की है और वो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आप जाइए और कॉन्सेप्चुअली मैंने उसको पढ़ाया है, आप देखिए और उससे सीखिए। तो चलिए, आज आपका समय खराब न करते हुए मैं इस श्रृंखला को प्रारंभ करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस ऑफ द डे होते हैं जिनकी परिचर्चा हम बाद में करेंगे, तो ठीक है। आइए हम पहले प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स में सिग्नल स्रोत क्या है? देखिए, फाइबर ऑप्टिक्स कह लीजिए या ऑप्टिकल फाइबर कह लीजिए, इसमें जो सिग्नल का जो स्रोत होता है ना, वो प्रकाश तरंगें होती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब प्रकाश तरंगें आती हैं तो 45 डिग्री के एंगल पर टकराते हुए इस तरीके से आगे बढ़ती हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। और इसमें सबसे मुख्य बात ये होती है कि इसमें हमारा जो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो मिनिमम होता है। इसीलिए आजकल आप देख रहे होंगे कि जो कम्युनिकेशन के जो मीडियम हैं, जैसे कि ब्रॉडबैंड की बात कर लें, सैटेलाइट कनेक्शन की बात कर लें, या आप बड़े बड़े कंपनीज़ में जाएंगे तो जहाँ भी नेटवर्किंग की बात होती है तो आजकल हम ऑप्टिकल फाइबर की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन का जो लॉस होता है वो कम से कम होता है, डेटा हमको अच्छा मिल जाता है, हमारी बैंडविड्थ हमको अच्छी मिल जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमको कहीं पर 100 Mbps की ज़रूरत है, तो अगर हम ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि हमारी 95+ Mbps हमको मिल जाए। लेकिन अगर हम जैसे कि आप टेलीफोन लाइन की बात कर लें तो उसमें अगर हम देखें तो उसकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ध्वनि तरंग सबसे तेज किस में यात्रा करती है? देखिए, ठोस में। अगर हम क्रोनोलॉजी देखें तो सबसे ज़्यादा तेज ट्रैवल करती है ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। देखिए, अगर हम बात करें आयरन में, लोहे में, तो जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है 5120 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 5120 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम जल की बात कर लें तो जल में ध्वनि की चाल होती है 1484 मीटर प्रति सेकंड। और गैस की या वायु की बात कर लें तो इसमें सिर्फ होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक लेंस की शक्ति को किस में मापा जाता है? देखिए, उसको मापा जाता है डायोप्टर में। जो हमारी पावर होती है या शक्ति होती है, उसका फार्मूला होता है 1/f। ठीक है, तो ये लेंस की पावर का फार्मूला होता है। इसकी जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं डायोप्टर। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें यह बताना है कि किसके माध्यम से ड्राई सेल से बिजली का उत्पादन होता है। इसमें हम प्रयोग करते हैं रासायनिक ऊर्जा का। पहली चीज़ कि ये जो ड्राई सेल है ये कैसा होता है, इसको हम कहते हैं प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक सेल का मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ एक बार जो है चार्ज होते हैं और जब एक बार डिस्चार्ज हो जाते हैं तो फिर इनकी एफिशिएंसी समाप्त हो जाती है। और जो हमारे द्वितीयक सेल होते हैं, देखिए, सिर्फ एक बार चार्ज होते हैं। जो प्राथमिक सेल होते हैं सिर्फ एक बार चार्ज होता है। ठीक है, अब अगर हम इसका उदाहरण देखें तो होता है आपका डैनियल सेल।
डैनियल सेल होता है, एक होता है आपका लेक्लांचे सेल होता है, ठीक है। तो ये सब आपके ड्राई सेल होते हैं, और जो हमारे द्वितीयक सेल होते हैं उनको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शॉर्ट सर्किट के मामले में आकस्मिक आग को रोकने के लिए घरेलू सामानों में निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, हम उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का। इसीलिए हम फ्यूज़ लगाते हैं कि अगर हमारे यहाँ पे हाई वोल्टेज आ जाता है तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ रहता है उसका जो फ्यूज़ वायर होता है वो मेल्ट हो जाता है। इस प्रकार से हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है और हमारे घरेलू सामानों में आग नहीं लगती है। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि जब R प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधक समानांतर में जोड़े जाते हैं तो उनका परिणामी प्रतिरोध X होता है। यदि यह 3 प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो चलिए एक बार इसको हम कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि देखिए R प्रतिरोध है और उनको हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो मैं आपको एक बार फिगर बना के भी दिखा देता हूँ। देखिए समानांतर क्रम में जोड़ना हो तो इस तरीके से हम जोड़ते हैं, ये होता है हमारा समानांतर क्रम, ठीक है। और कह रहा है कि R प्रतिरोध है, मतलब तीनों का प्रतिरोध R R R है। और कह रहा है कि जब हम रिजल्टेंट प्रतिरोध निकालते हैं तो उनकी वैल्यू होती है X। तो यह 1/R इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ठीक है मित्रों। ये हम निकाल रहे हैं R पैरेलल। तो देखिए अब हम इसको जब ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 3/R। अब हम अगर यहाँ पर देखें तो R पैरेलल जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है R/3। लेकिन प्रश्न में क्या दिया है कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो X के बराबर है। एक मिनट, यह है हमारा R/3। तो जो हमारा टोटल रिजल्टेंट है वो ये बता रहा है प्रश्न में कि X के बराबर है, तो इसको हम बराबर कर देते हैं X के। तो अब यहाँ से अगर हम स्मॉल r की वैल्यू निकालेंगे तो स्मॉल r इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3x। इसको आप नोट कर लीजिए। अब क्या कह रहा है कि अगर इनको हम सीरीज़ में जोड़ दें, तो चलिए इनको हम सीरीज़ में जोड़ कर दिखाते हैं। तो देखिए सीरीज़ में इस तरीके से जोड़ा जाता है, ये आपका सीरीज़ में हो गया, ठीक है। मतलब एक छोर को सीधे दूसरे छोर से, एक टर्मिनल को एक मिनट, हाँ अब ठीक है। मान लीजिए कि इसका 2 टर्मिनल है इस तरीके से, तो आपस में टर्मिनल A, B, C और D। तो अब इसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली जोड़ देते हैं, A से B, B से C, C से D। तो ये हमारा सीरीज़ हो जाता है। अब हम सीरीज़ में अगर अब निकालते हैं तो देखिए इसमें जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा वो निकलेगा, टोटल जो हमारा रेजिस्टेंस निकलेगा R टोटल इज इक्वल टू R प्लस R प्लस R। ये हमारा सीधे आ जाएगा 3R। और मैं आपको दिखा दूं कि अभी हमने जो है R की जो वैल्यू निकाली है वो ये देखिए, हमने R की वैल्यू कितनी निकाली है 3x। तो अब R की जगह पे यही वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो अब हम R की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, 3 इंटू 3x, ये हमारा आ जाएगा 9x। ये जो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 9x। तो एक बार आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे इसको सॉल्व किया है।
देखिए प्रश्न में इसने बोला था कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं जो पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि उनको पैरेलली कनेक्ट कर लिया, ठीक है, और हम पैरेलल में ऐसे ऐड करते हैं रेजिस्टेंस को। तो इसकी जो वैल्यू हमारी आ गई वो हमारी आ गई 3R, ये आ गई 3R। अब यहाँ पे ये दिया था कि जो हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल वाला है उसका जो टोटल रिजल्टेंट है वो x के बराबर है। तो हमने क्या किया, जो हमारी वैल्यू है R/3 ये हमने x के बराबर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो R की वैल्यू है वो 3x के बराबर हो गई। अब उसमें अगला केस क्या दिया कि अब हम अगर उसको सीरीज़ में जोड़ दें तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस x के टर्म में कितना होगा। तो हमने जो सीरीज़ में जोड़ा तो हमारा टोटल 3R आया और R की वैल्यू जो है हमारी 3x थी, तो हमने यहाँ पे पुट कर दी और टोटल हमारा जो आंसर आया 9x आया। तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं और चल के देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा 9x है। तो देखिए हमारा आंसर 9x आया था, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा C 9x। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि समान द्रव्यमान वाले 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है और यदि प्रत्येक द्रव्यमान को उनके बीच के पृथक्करण की दूरी को अपरिवर्तित रखते हुए 2 गुना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है और आप जाके उसको ज़रूर देखिएगा, उस टॉपिक को, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो अब देखिए इसमें ये बता रहा है कि 2 वस्तुएं जिनका द्रव्यमान बराबर है और हमको न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो फार्मूला होता है वो होता है F = G m1 m2/r²। अब प्रश्न में कह रहा है कि द्रव्यमान समान है, तो हमारा जो बनेगा पहला इक्वेशन F = G, इसको भी m मान लेते हैं और m2 को भी m मान लेते हैं /r²। ये हमारा बन जाता है इक्वेशन 1। अब कह रहा है कि उनकी बीच की दूरी को हम अपरिवर्तित रखते हुए अगर द्रव्यमान को 2 गुना कर दें, तो ठीक है, चलिए द्रव्यमान को 2 गुना करके देखा जाए। तो हमारा आ जाएगा F = G /r² है, ये तो चेंज रहेगा नहीं। अगर हमको बस अब m की जगह पे 2m लिखना है तो 2m × 2m। अब थोड़ा सा इसको हम अरेंज कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 4Gm × m/r²। ये हमारा निकल गया F'। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा कि अब आपका ये जो F' है ये आ रहा है 4 × ये आपका F हो जाएगा। इक्वेशन 1 में मैंने आपको बताया था, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए ये हमारी जो इक्वेशन 1 है F = G m × m/r², ठीक है। ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, यही वैल्यू मैंने लास्ट में पुट कर दी है। देखिए तो अब जो आपका F आ रहा है वो कितना आ गया, वो आपका F आ गया 4 गुना। अब चलिए हम प्रश्न पे देख लेते हैं कि कौन सा हमारा 4 गुना है, वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन C है 4F, यही हमारा आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक साधारण सर्किट में 12 वोल्ट की बैटरी और 24 ओम प्रतिरोध वाला बल्ब है। तो जब आप स्विच को चालू करते हैं तो सर्किट में जुड़ा एमीटर कितना करंट शो करेगा। देखिए आपको पता है कि V = IR होता है। अब यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है वो दिया है 12 वोल्ट, हमसे करंट पूछा है और रेजिस्टेंस दिया है 24। तो जब हम I की वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगी 1/2, मतलब 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। परिमाण 2, 4 और 8 ओम के साथ 3 प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हैं। प्रणाली का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा।
तो देखिए समानांतर में जुड़े हैं, तो मैंने अभी परिचर्चा की थी 1/r पैरेलल अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका 8, तो 4 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम्स, तो ये आपका आ गया 7/8। तो मतलब अगर हम r पैरेलल की बात करें तो ये हमारा आ रहा है 8/7, और ये आपको पता है कि ये क्या है, 2 से कम है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न सर्किट पर विचार करें। सर्किट के समतुल्य प्रतिरोध जब 2, 4 और 6 ओम प्रतिरोध एक दूसरे के समानांतर में जुड़े हैं तो श्रेणी 8 ओम से जुड़े होते हैं, तो सर्किट में बराबर रेसिस्टर का पता लगाएं। देखिए, पहले मैं आपको सर्किट बना के बता देता हूँ कि इसमें ये कहना क्या चाह रहा है। 3 तो पैरेलल में है, तो हम 3 को पैरेलल में जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने पैरेलल में जोड़ दिया। एक है 2, एक है 4 और एक है 6, और ये आपस में इस 8 ओम के रजिस्टर से सीरीज में जुड़े हैं। ये हमारा सर्किट है, तो हमको इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं कि हम पहले पैरेलल वाला निकाल लेते हैं। तो आइए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 3 इसमें जो हैं प्रतिरोध वो सीरीज़ में हैं, तो मैंने सीरीज में जोड़ दिया। एक 2 ओम का है, एक 4 ओम का है और एक 6 ओम का है, और ये श्रेणी में जुड़े हैं 8 ओम के प्रतिरोध से। ठीक है, तो ये हमारी सर्किट हो गई। इनको हम ऐसे जोड़ देते हैं एक बैटरी से। तो बस इसमें हमको टोटल ये बताना है कि हमारा रेजिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले हम पैरेलल का टोटल निकाल लेते हैं, मतलब जो समानांतर क्रम में जुड़े हैं उनका हम टोटल निकाल लेते हैं कितना होगा। तो ठीक है, 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 12। तो 6 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ये हमारा 11/12, मतलब जो हमारा पैरेलल में जो रेजिस्टेंस था उसकी टोटल वैल्यू 12/11 आ गई। अब ये सीरीज में 8 ओम के साथ जुड़ी हुई है, तो ठीक है, आइए अब हमारा जो R सीरीज निकलेगा वो निकलेगा हमारा, देखिए ये हमारा आया था 12/11। ठीक है, तो अब हमारा जो R सीरीज हम निकालेंगे वो होगा 12/11 प्लस 8। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 11×8 = 88 और 12 100, 100/11। इसको जरा आप और सॉल्व कर लीजिए, 9 सही 1/11 ओम। ठीक है, तो ये हमारा टोटल रिजल्टेंट प्रतिरोध आ गया। अब देखते हैं कि प्रश्न में कौन सा ऑप्शन हमारा 9 सही 1/11 ओम दिया है। तो चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं और ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन सी है 9 सही 1/11, यही हमारा आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक लिफ्ट में 70 किलो वजन का आदमी नीचे आ रहा है। लिफ्ट का केबल अचानक टूट जाता है तो आदमी का वजन कितना हो जाता है। देखिए, अभी जो मैंने गुरुत्वाकर्षण टॉपिक पढ़ाया है आप उसको ज़रूर जाइए और देखिए। उसमें मैंने लिफ्ट में जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, जब लिफ्ट नीचे आ रही है, उसकी रस्सी टूट जाती है, वो समान वेग से चलती है। तो इस चारों केस की मैंने चर्चा की है, तो आप जाइए और उसको ज़रूर देखिएगा। देखिए, इसका मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, 0, क्योंकि जब डोरी टूट जाएगी तो उसका प्रतिक्रिया बल 0 हो जाएगा, और जब प्रतिक्रिया बल 0 हो जाएगा तो उसको भारहीनता का अनुभव होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक दिया गया कंडक्टर 1 एम्पियर का करंट ले जाता है जो 2000 जूल के बराबर ऊष्मा की मात्रा पैदा करता है। यदि कंडक्टर के माध्यम से करंट को 2 गुना कर दिया जाए तो उत्पादित ऊष्मा की मात्रा होगी। तो चलिए सबसे पहले तो आप इसको देखिए, इसमें क्या क्या दिया है। इसमें हमारा करंट दिया हुआ है,
दूसरी बात है इसमें H दिया हुआ है, H हमारा दिया है 2000 जूल, करंट हमारा दिया है 1 एम्पियर, और बाद में हमारा करंट क्या कर रहा है, 2 गुना कर दिया जाए I-2 एम्पियर। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम अच्छे से लगाते हैं और फिर आपको हम समझाते हैं कि कैसे क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न पूछा गया है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, ये पूछा गया है कहाँ से, ये पूछा गया है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है H इज इक्वल टू I² RT, जिसमें I करंट होता है, R रेजिस्टेंस होता है, और जो आपका T है वो टाइम होता है। तो अब देखिए कि क्या क्या इसमें दिया था। इसमें दिया था हमारा I1, ये दिया था 1 एम्पियर। ठीक है, और H हमारा दिया था 2000 जूल। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं। तो H की वैल्यू दिया है हमारी 2000, I की वैल्यू दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू RT। तो देखिए यहाँ से हमारी जो RT की वैल्यू है वो निकलेगी 2000, क्योंकि देखिए ना रेजिस्टेंस के बारे में बात हो रही है ना टाइम के बारे में बात हो रही है। तो हम बस इतना ही सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद क्या कहता है कि अगर हम करंट को 2 गुना कर दें, तो चलिए अगर हम करंट को 2 गुना कर दें, तो चलिए 2 गुना कर देते हैं। देखिए ये आपका फार्मूला है H इज इक्वल टू I² RT। अब यहाँ पर जो I की वैल्यू है उसको कह रहा है 2 गुना कर दें, तो अगर इसको हम 2 एम्पियर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू RT इज इक्वल टू H। RT की वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ से यहाँ पुट कर दीजिए 4 इंटू 2000, और ये आपका आ जाएगा 8000 जूल। तो हमारी जो ऊष्मा होगी वो हो जाएगी हमारी 8000 जूल। तो चलिए अब हम प्रश्न पर चलते हैं और ऑप्शंस में देखते हैं कि 8000 जूल किस ऑप्शंस में है। तो देखिए इसमें हमारा जो ऊष्मा का मात्रा आया था वो आया था 8000 जूल, और जो हमारा ऑप्शन सी है वो है 8000 जूल। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, मैं इतना आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, तो जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फार्मूला पता है, आप उसको मन में ही कैलकुलेट कर लीजिए, और जितना अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी उतना जल्दी आप सवाल को निकाल लेंगे। क्योंकि देखिए सवाल बहुत टफ नहीं था, बस थोड़ा सा समझना था। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि एक कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए आपके माइंड में। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2 लंबे तार जिसमें एक ही दिशा में DC करंट जा रहा है एक दूसरे के करीब रखी जाती है, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए जो तार हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, विकर्षित नहीं करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनंत पर रखी गई वस्तु के लिए अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है उसकी स्थिति, सापेक्ष आकार और प्रकृति क्रमशः कैसी होगी। तो देखिए सबसे बड़ी बात कि पहली बात तो वो केंद्र पर बनेगा, मतलब फोकस पर बनेगा, और छोटा बनेगा। ठीक है, और आभासी बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंस में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। देखिए आप जब मेरी पुरानी सीरीज़ देखेंगे तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए मैं अपनी सीरीज में भी इनको बार बार रिपीट किया हूँ, ताकि आपको ये सब प्रश्न याद हो जाएं, वहाँ पे सोचना ना पड़े। देखिए समझना अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ चीज़ें अगर आपको याद हो जाती हैं तो वो और भी अच्छी बात है, आपका टाइम बचेगा। तो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जो चश्मा होता है कुछ इस तरीके का चश्मा होता है, द्विफोकल वाला, सेंटर में गोल सा होता है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये अवतल होता है,
और जो ये गोल सा मैं बनाया हूँ नीचे के साइड में, ये आपका उत्तल होता है। ठीक है, उत्तल दूर दृष्टि दोष के लिए, और जो हमारा अवतल होता है वो निकट दृष्टि दोष के लिए पहना जाता है। तो जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनके अंदर ये दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं, तो इसलिए द्विफोकल लेंस इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, ऊपरी भाग अवतल और निचला भाग उत्तल। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रकाश के फैलाव की स्थिति में सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंग होती है। तो देखिए, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, v = n लैम्डा। अब जो हमारी विबग्योर सीरीज होती है, ठीक है, VIBGYOR, ये हमारी विबग्योर सीरीज़ है। और अगर हम यहाँ पर नीचे से ऊपर जाते हैं तो जो हमारा तरंग दैर्घ्य है वो बढ़ता है, तरंग दैर्घ्य हमारा ऊपर की तरफ बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे नीचे है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, और जब तरंग दैर्घ्य कम होगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो सबसे पहली बात, जो सबसे पहला क्लू है इस प्रश्न में, देखिए त्वरित नहीं होगा, तो त्वरित वाले दोनों ऑप्शन अपने आप कट जाएंगे। धीमा होगा, ठीक है। अब ये देखिए, जो धीमा होता है वो सबसे अधिक अपवर्तित होता है, तो हमारा ऑप्शन भी सही होगा, धीमी और सबसे अधिक अपवर्तित। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संपर्क लेंस बने होते हैं, देखिए संपर्क लेंस बनते हैं ल्यूसाइट से। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हरे रंग के पौधे द्वारा प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम को निम्न में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य को अधिकतम अवशोषित किया जाता है? लाल और नीला, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, इसमें हमें स्टेटमेंट पढ़ने हैं। पहला स्टेटमेंट है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति दूर की वस्तु को अलग अलग देख सकते हैं लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। देखिए, जो आपका निकट दृष्टि दोष होता है उसमें आपको नज़दीक की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, यानी कि पहला हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। दूसरा पढ़ते हैं, हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। तो देखिए, हाइपरमेट्रोपिया जो होता है इसको हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष का मतलब ये होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, जरा दूरदर्शिता वाले व्यक्ति सुधारात्मक चश्मे के बिना पास की वस्तुओं को देख सकते हैं। बिल्कुल गलत बात है। तो अब इसमें पूछा है कि कौन सा या कौन से सही नहीं है, तो तीनों ही स्टेटमेंट इसमें गलत हैं, तो ऑप्शन ए होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार पढ़ने में असमर्थ है, शायद वह सबसे ज़्यादा पीड़ित है। देखिए, उसको नज़दीक की चीज़ इसमें नहीं दिखाई दे रही है, तो उसको क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया होगा। हाइपरमेट्रोपिया मतलब क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। मतलब क्या है कि इसको देखिए, दूर दृष्टि और दोष को आप अलग कर दीजिए। मतलब दूर की चीज़ें दिखाई देंगी लेकिन नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सीरीज़ और उम्मीद करते हैं कि आपको आज की सीरीज़ और भी ज़्यादा पसंद आई होगी। देखिए, इसमें जो न्यूमेरिकल्स थे वो भी मैंने आपको समझाए हैं और मैं आपको धीरे धीरे टॉपिक भी पढ़ाते जाऊंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाएं, प्लेलिस्ट पे जाएं और एक बार सारे क्वेश्चन सीरीज़ को गो थ्रू करें और जो टॉपिक्स मैं पढ़ाते जा रहा हूं आप उनको देखते जाएं, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।